हेलो ऑल। आज हम मध्य प्रदेश के शैल समूह के बारे में चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, कौन सी चट्टानें सर्वाधिक हैं और कौन सी चट्टानों में कौन कौन से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं और कौन कौन सी एरिया में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं। इसके बारे में आज हम डिटेल अध्ययन करेंगे। ये क्लास सारे शैल समूह के बारे में आपको बताएगी, जिसका डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। ठीक है, तो पहले इनके बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देती हूँ कि चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन से पीरियड में कौन कौन सी चट्टानें बनी, तो आपको पढ़ने में इजी रहेगा और जो मैं आपको समझाऊंगी तो आपको डाउट नहीं रहेंगे, आपको क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, पहली होती है आग्नेय चट्टानें, दूसरी होती हैं अवसादी चट्टानें, तीसरी होती हैं रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें। ओके, आग्नेय चट्टानों को इग्नीशियस रॉक कहा जाता है, अवसादी चट्टानों को सेडिमेंट्री कहा जाता है, सेडिमेंट्री रॉक, एंड रूपांतरित को मेटामॉर्फिक क्या कहा जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, तो आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं, ये डिटेल मैं आपको बेसिक से इसलिए बता रही हूँ। मध्य प्रदेश के बारे में तो हम पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा आता है कौन सी चट्टानें आग्नेय चट्टानें हैं, कौन सी चट्टानें अवसादी चट्टानें हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो MPPSC है उसमें सिर्फ मध्य प्रदेश के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें भारत के संदर्भ में भी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इसलिए मैं बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, सो दैट आपको कन्फ्यूज़न ना रहे। तो पहले हम बात करते हैं आग्नेय चट्टानों के बारे में। ठीक है, आग्नेय चट्टानें ये कैसी चट्टानें होती हैं, क्या उनका होता है। तो जब कोई ज्वालामुखी से लावा का उद्गार होता है, ठीक है, ये हमारा ज्वालामुखी है और ये उससे लावा निकल रहा है। ठीक है, ये लावा बाहर आकर, ठीक है, जब ये लावा बाहर आता है, ये बाहर आकर ठंडा हो जाता है। ठीक है, ये ठोस रूप में आ जाता है, तब इस लावा को क्या कहा जाता है, तब ये जो चट्टानों का निर्माण होता है ये होती हैं आग्नेय चट्टानें। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बाहर आके ठंडा होता है, कई बार ऐसा होता है कि कोई ज्वालामुखी है, उससे लावा निकल रहा है और कुछ लावा जो होता है अंदर की क्रियाओं की वजह से निकल नहीं पाता है और अंदर ही ठंडा हो जाता है, तो इन्हें भी आग्नेय चट्टानें कहा जाता है। ठीक है, इग्नीशियस रॉक कहा जाता है इन्हें। अब हैं दोनों ही इग्नीशियस रॉक, जो अंदर ठंडी हो रही हैं और जो बाहर हो रही हैं। अब जो बाहर ठंडी हो गई उन्हें अगेन क्या, बेसाल्टिक, ये होते हैं बेसाल्ट चट्टानें। ठीक है, इन्हें बेसाल्ट चट्टानें कहा जाता है, जो लावा बाहर आ जाता है, या लावा का पठार इसको बोला जाता है। ठीक है, ये लावा का पठार होता है और जो अंदर ठंडा हो जाता है लावा, उसे कहा जाता है ग्रेनाइट। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि लिखा रहता है कि ये ग्रेनाइट है, ये नीस प्रकार की चट्टानें हैं, ये बेसाल्ट क्रम की चट्टानें हैं। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ज्वालामुखी के अंदर जो लावा जमकर ठंडा हो जाता है वो कहलाता है ग्रेनाइट, और जो बाहर आकर हवा के संपर्क में आने से जो ठंडा हो जाता है उसे कहते हैं बेसाल्ट या लावा का पठार। ठीक है, अभी ये जो चट्टानें होती हैं, क्योंकि ये हवा के संपर्क में आने से या किसी और इससे ठंडा होकर ठोस रूप ग्रहण करती हैं, तो ये बहुत अधिक कठोर होती हैं। कैसी होती हैं, कठोर होती हैं। और चूंकि ये लावा जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो इसके जब ये ठंडा होता है, लावा जो जब गर्म होता है तो इसके संपर्क में जो भी पदार्थ आएगा ये तो उसको जलाकर नष्ट कर देगा, तो इसमें जीवाश्म की जो मात्रा है वह नहीं होती है। ठीक है, जीवाश्म नहीं इसके अंदर होते हैं। ठीक है, अभी ये जो चट्टानें हैं, ठीक है,
इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो लावा अंदर ठंडा हो जाता है, तो कई बार क्या हो जाता है ना कि लावा ज़मीन के अंदर जमकर बहुत बड़ी आकृति बना देता है, जो कि लाखों किलोमीटर में फैली होती है। ठीक है, लावा जो है वो है ज़मीन के अंदर जमकर एक बहुत लंबी आकृति बना लेता है, जिसे क्या कहा जाता है? बैकोलिथ। ओके, क्या कहा जाता है? बैकोलिथ। जमीन के अंदर, पृथ्वी के अंदर जब धरातल के नीचे लावा, गर्म लावा जमकर एक बड़ी सी ठोस आकृति बना लेता है, गुंबदनुमा संरचना बना लेता है, उसे कहा जाता है बैकोलिथ। ओके, अब इसे तो बैकोलिथ कहा जाता है कि जो लाखों किलोमीटर में है। कई बार ऐसा होता है, दरारी उद्भेदन होता है, दरार से लावा नहीं निकल पाता है और इसके अंदर जम जाता है। ठीक है, ये लावा इसके अंदर जम गया, इसे कहा जाता है डाइक। क्या कहा जाता है? जब दरारों में लावा जम जाता है उसे कहा जाता है डाइक। ये भी बड़ी संरचनाएं होती हैं। कई बार लावा जमकर छतरीनुमा आकृति बना लेता है। कैसे? छतरीनुमा आकृति बना लेता है, तब इसे कहा जाता है लेकोलिथ। ठीक है, लेकोलिथ। तो जब लाखों किलोमीटर में लावा जमकर अपनी संरचना, एक गुंबदनुमा संरचना बनाता है पृथ्वी के अंदर धरातल के नीचे, तो कहलाता है बैकोलिथ। जब दरारों में भर जाता है लावा और जब आकृति बनती है उसे कहते हैं डाइक, और जब छतरीनुमा संरचना बना लेता है उसे कहते हैं लेकोलिथ। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम चलते हैं कि धातुओं की दृष्टि से देखते हैं कि आग्नेय चट्टानों में धातुओं की दृष्टि से कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं। एक्चुअली ये बहुमूल्य धातुओं की दृष्टि से ये बहुत समृद्ध मानी जाती हैं ये चट्टानें। इनमें बहुमूल्य धातुएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी धातुएं? सोना, निकल, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, जस्ता और कई बहुमूल्य धातु इसके अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अभी हम चर्चा करते हैं अवसादी। पहला हमारा आग्नेय कंप्लीट हो गया, इग्निशियस रॉक हमने कंप्लीट कर ली है। ये टाइप होते हैं। ओके, जो हमारी चट्टानें हैं, जो हमारे भारत में पाई जा रही हैं या जो पृथ्वी के ऊपर पाई जाती है, ये चट्टानों के प्रकार हैं। ठीक है, आग्नेय। अब आते हैं अवसादी के ऊपर। अवसादी, अवसादी से ही आपको समझ में आ रहा होगा अवसाद। ठीक है, हमने ज्योग्राफी में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बचपन से पढ़ के आ रहे हैं कि अवसाद क्या होता है। जब हवा, पानी किसी भी चीज़ को बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है और उसे जमा देता है या उसे इकट्ठा कर देता है, तो उसे क्या कहते हैं? अवसाद। जैसे नदियों का जल, नदी बह रही है, यहाँ से बह रही है, यहाँ पे बहुत सारा कुछ है, पदार्थ हैं, जैसे पहाड़ है, छोटी मिट्टी है, धूल है, बाढ़ आती है, पानी का फ्लो तेज़ होता है, ये बहा कर ले जाती है। यहाँ जाके माना कुछ ऐसी ढलान है, यहाँ जाके ये अवसाद अपना जमा कर देती है। तो क्या हो गया? ये जो भी वो पदार्थ यहाँ से लेकर आई बहाकर, यहाँ इसने इकट्ठे कर दिए, अभी ये ऐसे जाके नॉर्मल बह रही है अपना। ठीक है, यहाँ उसने ये सेडिमेंट अपने इकट्ठे कर दिए, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। यहाँ इसने जमा दिए, ये इसका अवसाद है। तो अवसाद का अर्थ आपको समझ में आया। अब आप देखिए, जो आग्नेय चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टानों का जब आग्नेय चट्टानें जब टूट जाती हैं या आग्नेय चट्टानों के जो कुछ कण हैं या जो भी है, ये हवा या पानी अपने साथ बहाकर दूसरी जगह ले जाकर परत दर परत एक दूसरे के ऊपर इकट्ठा कर देते हैं। ठीक है, तो ये कहलाती हैं अवसादी चट्टानें। आया आपको समझ में? फिर से बताती हूँ मैं आपको। आग्नेय चट्टानों के अवसाद को हवा या पानी या कोई अन्य माध्यम एक स्थान से ले जाकर दूसरे स्थान पर परत दर परत जमा देता है, जिसे अवसादी चट्टान कहते हैं। ठीक है, अब ये चट्टानें जो होती हैं
ये जीवाश्म युक्त होती हैं, इनमें जीवाश्म पाया जाता है। क्या होता है इसमें? जीवाश्म होता है। जीवाश्म क्यों होता है? क्योंकि परत दर परत, देखिए ये इनमें समय लगता है। एक परत बनी, फिर कुछ समय के बाद जमा होते होते दूसरी परत बनी, फिर तीसरी परत बनी। ऐसा हो सकता है कि इनमें बीच में टाइम लग रहा है तो छोटे छोटे पौधे आ गए, ठीक है, कोई जीव जंतु आ गया, मर गया, यहीं पड़ा हुआ है, एक लेयर इसके ऊपर जम गई, फिर कोई आया, यहाँ पे मर गया कहो तो, ठीक है, यहाँ कोई और पौधे बन गए, फिर इसके ऊपर एक और परत बन गई। ये होती है हमारी अवसादी चट्टानें, ठीक है। तो इसमें जीवाश्म पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारी अवसादी चट्टानें हो गई। क्या क्या पाया जाता है इसके अंदर? कोयला, खनिज तेल, चूना पत्थर, ठीक है, बलुआ पत्थर, ये सब इसके अंदर पाए जाते हैं। अच्छा, ये चट्टानें सबसे ज़्यादा नदी घाटी में पाई जाती हैं, ठीक है, नदी घाटी में। अब क्यों पाई जाती है नदी घाटी में? मैंने आपको बताया कि जब नदियाँ बहती हैं तो वो अपना अवसाद एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाकर इकट्ठा कर देती हैं, ठीक है। परत दर परत वो इकट्ठा होता रहता है एक दूसरे के अंदर। जो भी जीव जंतु आए इसके अंदर, मर गए इसके अंदर है, कुछ जलीय पेड़ पौधे जो भी आए वो कचरा इसके अंदर आया, वो इसके अंदर ही नीचे परत दर परत जमता चला गया। तो ये नदी घाटी में सबसे ज़्यादा ये चट्टानें पाई जाती हैं। जैसे दामोदर नदी घाटी जो छोटा नागपुर के पठार से होकर निकलती है, ठीक है। यहाँ नर्मदा नदी घाटी आप देखेंगे, जोहिला, ठीक है। यहाँ एमपी के संदर्भ में बात करेंगे तो कान्हन घाटी, पेंच घाटी, ठीक है। ये घाटी हैं, ठीक है, जहाँ पर अवसादी रॉक्स पाई जाती हैं। कौन सी? अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं, जिसे सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। ओके, आया आपको समझ में? अभी हम बात करेंगे कायांतरित चट्टानों के बारे में, रूपांतरित चट्टानों के बारे में, जिसे मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाता है कायांतरित चट्टानें। कायांतरित चट्टानें क्या होती हैं? जैसे जैसे समय आगे होता जाता है वैसे वैसे जो अवसादी चट्टानें हैं या आग्नेय चट्टानें हैं, वे ताप और दाब की विभिन्न परिस्थितियों में छोटे छोटे रूप में बढ़ जाती हैं, ठीक है। कैसे? जो आग्नेय चट्टानें हैं, देखो आग्नेय चट्टानें अवसादी चट्टानों में भी परिवर्तित होती हैं, ओके, और वे कायांतरित में डायरेक्ट हो जाती हैं। जब ताप और ताप की अभिक्रिया जब होती है तो वे छोटे छोटे रूप में बदल जाती हैं, छोटे छोटे रूप में चेंज हो जाती हैं, या फिर जो अवसादी चट्टानें हैं वे डायरेक्ट कायांतरित चट्टानों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इसके मैं आपको कुछ उदाहरण बताऊंगी जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा। जैसे मैं आपको बताती हूँ, आग्नेय चट्टानें हैं, जैसे मैंने आपको बताया ग्रेनाइट, ठीक है। अभी ये डायरेक्ट रूपांतरित चट्टानों में चेंज कैसे होगी? नीस, ओके। ग्रेनाइट से क्या बनता है? जब ताप और दाब में परिवर्तन होता है तब ग्रेनाइट चट्टानें, जो कि कौन सी चट्टानें हैं? आग्नेय चट्टानें हैं, ये रूपांतरित चट्टानों में नीस बन जाती हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था बेसाल्ट की चट्टानें, जब लावा ऊपर आके ठंडा हो जाता है, बेसाल्टिक लावा जो होता है ठंडा होने के बाद उसको बेसाल्ट चट्टानें कहते हैं, वे सिस्ट में बदलती हैं, ठीक है। ये बेसाल्ट सिस्ट में बदलता है, ठीक है। अब ऐसे ही हम चर्चा करेंगे अवसादी चट्टानों के बारे में, ठीक है। अवसादी चट्टानें कायांतरित चट्टानों में कैसे परिवर्तित होती हैं? जैसे चूना पत्थर है, ठीक है, ये है अवसादी चट्टानें। चूना पत्थर अवसादी चट्टानों के उसमें आता है। ये जब बदलेगा
तो ये संगमरमर में चेंज हो जाता है। तो संगमरमर, ताप और दाब की अभिक्रिया हुई, ये संगमरमर में चेंज हुआ, जो कि क्या है, रूपांतरित चट्टानें। ठीक है, आया आपको समझ में। अब जो रूपांतरित चट्टानें हैं, इसमें और उदाहरण देख लीजिए, जैसे बलुआ पत्थर है। ठीक है, अवसादी चट्टानों में आता है बलुआ पत्थर, इसमें ताप और दाब की अभिक्रिया हुई, नए चेंजेस हुए, तो ये क्या बन जाए, क्वार्ट्जाइट। क्या बन जाता है, क्वार्ट्जाइट। ठीक है, अभी ये जो रूपांतरित चट्टानें हैं, ये भी और रूपांतरित होकर नई कायांतरित चट्टानें बना देती हैं, जैसे जो स्लेट है। ठीक है, जो शेल होते हैं अवसादी चट्टानें, और उससे रूपांतरित चट्टान बनती है स्लेट। अब ये जो स्लेट है वो ऑलरेडी रूपांतरित चट्टान है, और ये किस में बदल जाती है, ताप और दाब की और अभिक्रिया होती है और उसमें चेंजेस हो जाते हैं, तो ये बन जाती है फाइलाइट में। क्या हो जाती है, फाइलाइट में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से चेंज चलता रहता है, और जो फाइलाइट है वो आगे जाके फिर से सिस्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये चट्टानों के प्रकार देखे हमने। अब हम बात करते हैं भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में। मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में आपको ये समझाऊंगी, पर पहले मैं आपको एक बेसिक आइडिया भारत के भूगर्भिक संरचना के बारे में दे देती हूँ, फिर हम मध्य प्रदेश पे आएंगे, तो आपको बहुत ईजी जाएगा और आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा। ठीक है, मैं खुद MPPSC की तैयारी कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप बेसिक से पढ़ते हैं ना, तो चीज़ें, क्योंकि MPPSC में आप चीज़ें रट नहीं सकते, आपको चाहिए कि आप बेसिक से, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। उसके लिए आप NCERT पढ़ सकते हैं, कुछ यूट्यूब पे वीडियोस हैं, आप वो देख सकते हैं रेफरेंस के लिए। जो बेसिक है वो पहले क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आगे का जो है आपको एरिया, आपको ऐसे ही जब आप MP के निवासी हैं तो आपको समझ में आता है कि कहाँ पर कौन सी चट्टानें हैं, पर बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं आपको बेसिक से करवा रही हूँ। अभी हम पढ़ते हैं भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में। तो भारत में जो ये है हमारा भारत, ठीक है, ये हमारी भारत की यहाँ से संरचना है। ठीक है, ये मैंने रफ ये बनाया है, बहुत अच्छा तो बना नहीं है, मैं आपको फिर से बना के बताती हूँ। ये इसमें बन नहीं पाएगा, चलिए रहने देते हैं, मैं आपको ऐसे ही समझाती हूँ। भारत के विभिन्न भागों में मिलने वाली चट्टानों और उसके स्वरूप के बारे में जब हम जानकारी देते हैं तो उसे कहते हैं भारत की भूगर्भिक संरचना। ठीक है, भारत के विभिन्न भागों में कौन सी चट्टानें पाई जा रही हैं, ठीक है, और उनमें कौन से खनिज पाए जाते हैं, इन सब की जानकारी हम देंगे भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत। तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि पहले एक वैज्ञानिक थे वैगनर, ठीक है, जिन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे कहते हैं महाद्वीपी विस्थापन का सिद्धांत। ठीक है, ये क्या था वैगनर का महाद्वीपी सिद्धांत? इन्होंने कहा कि पहले अभी जो पृथ्वी के जो अलग अलग भाग हैं, जो अलग अलग महाद्वीप हैं, पहले ये नहीं हुआ करते थे। पहले सिर्फ एक संरचना थी जिसे कहते थे पैंजिया। क्या कहते थे? पैंजिया। ओके, और इसके चारों तरफ समुद्र था जिसे कहते थे पैंथालासा। क्या कहते थे? पैंथालासा। ओके, फिर धीरे धीरे इसमें चेंजेस हुए और ये दो भागों में टूट गया। ठीक है, ऊपर के भाग को अंगारा लैंड कहा गया, नीचे के भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। ओके, फिर धीरे धीरे ये जो गोंडवाना लैंड है, ये ऊपर का अंगारा लैंड ये टूटा और गोंडवाना लैंड ये टूटा। तो वैगनर की महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार जो भारत है वह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। क्या है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अब भारत में जो शैल समूह पाए जाते हैं वह कौन कौन से शैल समूह हैं, ठीक है, हम इसकी चर्चा करते हैं। तो भारत पहले अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा था, ठीक है, इसका एक पार्ट था भारत, यहाँ जुड़ा हुआ था। ये उत्तर की ओर विस्थापित हुआ
और जाकर ये यूरेशियन प्लेट से टकराया, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ वलय पड़ा और हिमालय का निर्माण हुआ। ये है थ्योरी। ओके, ये है प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। और ये जब यूरेशियन प्लेट से टकराया तो यहाँ वलय पड़ा जिससे हिमालय का निर्माण हुआ। बोलते हैं कि यहाँ पहले पैंथालासा सागर हुआ करता था। एक्चुअली दो थ्योरी है, एक है प्लेट टेक्टोनिकी सिद्धांत जो हैरी हेस ने दिया था, एक है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, ठीक है। जो प्लेट टेक्टोनिकी सिद्धांत है, इनके अनुसार दो प्लेटें टकराई, यहाँ अवसाद, पहले समुद्र हुआ करता था, समुद्र में नदियाँ जो यहाँ से निकलती थी वो अपना अवसाद यहाँ पर डालती थी। जब दो प्लेटें टकराई तो ये अवसाद ऊंचा उठ गया और ये हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ, ठीक है। ये है प्लेट टेक्टोनिकी सिद्धांत के अनुसार। और जो वेगनर का सिद्धांत है उसमें यह है कि जब ये दो प्लेटें आपस में यहाँ जब गोंडवाना लैंड की ये जो प्लेट थी ये उत्तर की ओर विस्थापित हुई, वलय पड़ने से जो पैंथालासा सागर था वहाँ पर पहले पैंथालासा, जहाँ आज हिमालय है वहाँ पहले पैंथालासा सागर था, अब वहाँ पर हिमालय है, ठीक है। यह है महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के अनुसार। अभी हम बात करते हैं कि चट्टानों का निर्माण, ठीक है। तो चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ? पृथ्वी की उत्पत्ति से, ठीक है। हम बात करते हैं कि जो चट्टानें हैं वे पृथ्वी की उत्पत्ति से अलग अलग समय काल में, उत्पत्ति के बाद से अलग अलग समय काल में चट्टानों का निर्माण हुआ है, ठीक है। जैसे कि आर्कियन क्रम की चट्टानें, हम पढ़ते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, उसके बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानें, दक्कन ट्रैप की चट्टानें और टर्सरी क्रम की चट्टानें, ठीक है। ये है चट्टानों का क्रम। तो ये जो चट्टानें हैं वे अलग अलग समय काल में बनी हैं। जैसे अब हम समय काल के बारे में थोड़ा डिटेल ले लेते हैं। एक समय था आद्य कल्प, क्या था? आद्य कल्प। दूसरा था पुराण कल्प, तीसरा था द्रविड़ कल्प, द्रविड़ कल्प, और चौथा था आर्यकल्प। ओके, तो आद्यकल्प, जब पृथ्वी बनी, जब पहले क्या था, पृथ्वी एक थी आग का गोला, पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई, तब कौन सी चट्टानों का निर्माण हुआ? तब हुआ आर्कियन क्रम की चट्टानें। तो वो आता है आद्यकल्प के अंतर्गत, आर्कियन क्रम की चट्टानें, ठीक है। फिर आर्कियन क्रम की चट्टानों में से अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ। मैंने आपको अवसादी चट्टानें बता दी हैं कि जब इन्हें हवा या पानी की सहायता से जब इनमें इनका निक्षेपण होता है, इनका पहले अवसादीकरण होता है, फिर इनका निक्षेपण होता है, छोटे छोटे भागों में टूट के इन्हें अलग अलग जगह ले जाके इन्हें अवसाद के रूप में जमा दिया जाता है, निक्षेपण कर दिया जाता है, तो वे अवसादी चट्टानें होती हैं। तो आर्कियन क्रम की चट्टानों के अवसादीकरण से धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। क्या हुआ? धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। ओके, अभी हम आते हैं, ये हमारा आद्यकल्प हो गया। अब आया पुराण कल्प। पुराण कल्प में जो ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें थीं, इनका पुनः इनका रूपांतरण हुआ, ठीक है। इनका फिर से इन चट्टानों का अपर्दन हुआ। ओके, आर्कियन क्रम की चट्टानों का अपर्दन हुआ तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी, और धारवाड़ क्रम की चट्टानों का अपर्दन हुआ तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें बनी। ये अगेन अवसादी चट्टानें हैं, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें बनी, और कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का अपर्दन हुआ तो विंध्यन क्रम की चट्टानें बनी, ठीक है। ओके, अभी ये हो गया हमारा आद्यकल्प और पुराण कल्प। अभी द्रविड़ कल्प, मतलब पुराण कल्प में भी दो प्रकार की चट्टानें बनी और आद्यकल्प में आर्कियन क्रम की चट्टानें और धारवाड़ क्रम की चट्टानें, और पुराण कल्प में कुड़प्पा क्रम की चट्टानें और विंध्यन क्रम की चट्टानें। द्रविड़ कल्प जो है, जो द्रविड़ कल्प है, इसके भारत में इन चट्टानों का
ज़्यादा डिटेल नहीं मिलता है। बोलते हैं ये कैम्ब्रियन युग की चट्टानें इसमें बनी थी। ठीक है, अब आते हैं हम आर्यकल्प, जो चौथा कल्प मैंने आपको बताया, कौन सा, आर्यकल्प। आर्यकल्प में अगेन 3 प्रकार की चट्टानें बनी, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, ओके, दक्कन क्रम की चट्टानें और टर्शरी क्रम की चट्टानें। ये है चट्टानों का क्रम। आपको एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। 4 समय काल थे, आद्यकल्प, पुराणकल्प, द्रविड़कल्प और आर्यकल्प। ठीक है, आद्यकल्प में आर्कियन क्रम की चट्टानें और धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी। ठीक है, पुराणकल्प में कुड़प्पा क्रम की चट्टानें और विंध्यन क्रम की चट्टानें बनी। द्रविड़कल्प में कैम्ब्रियन युग की चट्टानें बनी, जिनके भारत में जो चट्टानें नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, और आर्यकल्प लास्ट था, पहला था आद्य, ओके, ये है आर्य लास्ट। इसमें गोंडवाना, दक्कन और टर्शरी क्रम की चट्टानें बनी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें, इनके बारे में। ये है आर्कियन क्रम की चट्टानें। तो आर्कियन क्रम की चट्टानें हम देख लेते हैं। ये चट्टानें पृथ्वी की उत्पत्ति के समय से मानी जाती हैं। ठीक है, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तब पृथ्वी आग का गोला थी, ठंडी होकर जिस प्रकार की चट्टानें पृथ्वी पर बनी वे थी आर्कियन क्रम की चट्टानें। सबसे पुरानी चट्टानें ही कहलाती हैं। खनिज की दृष्टि से इनमें काफ़ी खनिज पाए जाते हैं, खनिज रिच कहलाती हैं ये आर्कियन क्रम की चट्टानें। इनमें धात्विक, अधात्विक व दुर्लभ खनिज और बहुमूल्य खनिज इनमें पाए जाते हैं। कौन सी क्रम की चट्टानों में, आर्कियन क्रम की चट्टानें। अभी इन चट्टानों का हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करते हैं, क्योंकि ये जो चट्टानें हैं वो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। ठीक है, तो आर्कियन क्रम की चट्टानें जो हैं वे मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं और इसमें लोहा भारत में भी पाई जाती है, मतलब भारत में सबसे अधिक यही आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। लोहा, तांबा, मैग्नीज, अभ्रक भारत में इन चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, ये जीवाश्म रहित होती हैं, इनमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये जीव पूर्व युग की चट्टानें हैं। जैसा मैंने आपको कहा, जब पृथ्वी बनी थी तब तो जीव थे भी नहीं, तो ये जीव पूर्व युग की चट्टानें मानी जाती हैं, इसलिए इनमें जीवाश्म नहीं होता है, जीवाश्म नहीं होता है। ठीक है, अभी आते हैं हम धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें क्या होती हैं, जब आर्कियन क्रम की चट्टानों में अपर्दन हुआ तब धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी। ठीक है, तो ये जो धारवाड़ शैल समूह है यह प्राथमिक अवसादी चट्टानें कहलाती हैं। क्या, प्राथमिक अवसादी चट्टानें। आप समझे प्राथमिक अवसादी क्यों, जीवाश्म इसमें भी नहीं पाए जाते हैं जीवाश्म। ठीक है, इनका नाम क्यों धारवाड़ रखा गया, क्योंकि यह चट्टानें कर्नाटक के धारवाड़ जिले में सबसे अधिक पाई जाती हैं, तो उस जिले के नाम पर इनका नाम धारवाड़ क्रम की चट्टानें रखा गया। ओके, अब ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो हैं वे मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती हैं, बालाघाट और छिंदवाड़ा। बालाघाट में ये क्या कहलाती हैं मध्य प्रदेश में, चिपली सीरीज कहलाती हैं। ठीक है, जबलपुर में भी पाई जाती हैं। छिंदवाड़ा में ये सौसर सीरीज कहलाती है। क्या, सौसर सीरीज। और जबलपुर में सकोली क्रम की चट्टानें। जबलपुर सकोली, बालाघाट चिपली, छिंदवाड़ा सौसर क्रम की चट्टानें कहलाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनमें खनिज क्या पाए जाते हैं। तो खनिज की दृष्टि से इसमें पाया जाता है फाइलाइट,
तांबा, स्लेट, अभ्रक, शिस्ट, ये जो है खनिज वो इन चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है, भारत के संदर्भ में हमने बात कर ही लिया है कि कर्नाटक के धारवाड़ जिले में सबसे अधिक ये चट्टानें पाई जाती हैं, जिनमें लोहा और सोना अधिक मात्रा में मिलता है। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं कोडप्पा क्रम की चट्टानें। ठीक है, आर्कियन क्रम की चट्टानें हो गया, धारवाड़ क्रम की चट्टानें हो गया, अब कोडप्पा क्रम की चट्टानों पे आते हैं। अब हम बात करते हैं कोडप्पा क्रम की चट्टानें। यह चट्टानें धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण से बनी हैं। कौन सी चट्टानों के? धारवाड़ क्रम की चट्टानों से के अपर्दन व निक्षेपण से बनी है। पहले इनका अपर्दन हुआ, एक जगह जाकर उन्हें परत दर परत जमा दिया गया, तो कोडप्पा क्रम की चट्टानें बनी। कोडप्पा क्रम की चट्टानें भी कैसी हैं? यह भी जीव युग के पहले की चट्टानें हैं, तो इनमें भी बहुत अधिक जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ठीक है, ओके। तो इन चट्टानों का क्या है, नामकरण जो है वो आंध्र प्रदेश के कोडप्पा जिले के नाम पर रखा गया। आंध्र प्रदेश के कोडप्पा जिले, ठीक है, कोडप्पा क्रम की चट्टानों का नाम, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश के कोडप्पा जिले में सर्वाधिक पाई जाती हैं। ओके, ये चट्टानें आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कृष्णा घाटी, नल्लामलाई इत्यादि क्षेत्रों में ये चट्टानें पाई जाती हैं। कौन कौन से खनिज मिलते हैं? क्वार्ट्जाइट, स्लेट, चूना पत्थर, लोहा, मैग्नीज, एस्बेस्टस व रंगीन पत्थर इन चट्टानों में मिलते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती हैं ये चट्टानें? मध्य प्रदेश में पन्ना से लेकर ग्वालियर, ओके, तक यह चट्टानें पाई जाती हैं। पन्ना में विंजावर सीरीज कहते हैं, ओके, और ग्वालियर में ग्वालियर उपक्रम की चट्टानें कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्वालियर उपक्रम की। समझ रहे हैं आप? कोडप्पा क्रम की चट्टानें पन्ना से ग्वालियर तक पाई जाती हैं, और कोडप्पा क्रम की चट्टानों को पन्ना में विंजावर सीरीज और ग्वालियर में ग्वालियर उपक्रम की चट्टानें कहा जाता है। ठीक है, इनमें बलुआ पत्थर, शैल, क्वार्ट्जाइट, चूना पत्थर, बेसाल्ट लावा की चट्टानों आदि के निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानें। यह है विंध्यन क्रम की चट्टानें। विंध्यन क्रम की चट्टानें भी अवसादी चट्टानें हैं, और इनके अंदर अभी तक हमने देखा आर्कियन क्रम की चट्टानें, कोडप्पा धारवाड़ क्रम की चट्टानें और कोडप्पा क्रम की चट्टानें, इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, खनिज संगमरमर, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट इत्यादि खनिज इस क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। यह जो चट्टानें हैं वे मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम बात करते हैं, तो आर्कियन के बाद सबसे ज़्यादा अगर मध्य प्रदेश में कोई चट्टानें पाई जाती हैं तो वे पाई जाती हैं विंध्यन क्रम की चट्टानें। ठीक है, विंध्यन पर्वतमाला के नाम पर इन चट्टानों का नाम रखा गया है। यह चट्टानें जो हैं वे नर्मदा व गंगा यमुना मैदान के मध्य फैली हुई हैं। ठीक है, उत्तर में जो गंगा यमुना का मैदान है और जो नर्मदा का मैदान है, उनके मध्य ये चट्टानें फैली हुई हैं। ठीक है, यह चट्टानें जो हैं वे मुख्यतः बलुआ पत्थर,
चूना पत्थर के लिए फेमस है। ओके, चूना पत्थर की वजह से आप देखेंगे कि जो विंध्याचल रेंज है वहाँ सीमेंट उद्योग बहुत पनपे हैं। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है कि सीमेंट उद्योग सबसे ज़्यादा क्यों है, क्योंकि वहाँ विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं जिनमें चूना पत्थर सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि ये एक्चुअली दो प्रकार की चट्टानें मध्य प्रदेश में हैं, एक सेमरी उपक्रम, ओके, और दूसरा है कैमूर भांडेर रीवा उपक्रम। कैमूर भांडेर रीवा उपक्रम, समझ रहे हैं आप? ठीक है, ये दो प्रकार के उपक्रम विंध्यन जो शैल समूह है उसके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, जिसमें जो पन्ना शैल है, पन्ना शैल जो है वहाँ इसकी किम्बरली चट्टानों के आंतरिक हिस्सों में, जो पन्ना रीजन जो है उसके, फिर से बताती हूँ मैं, जो विंध्यन रेंज है इसके किम्बरली चट्टानों के आंतरिक हिस्से में, ठीक है, किम्बरली चट्टानों के आंतरिक हिस्से में हीरा पाया जाता है। तो ये क्षेत्र कहाँ आता है मध्य प्रदेश में? पन्ना में आता है। अब समझिए आप, ये पन्ना के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है। ये जो किम्बरली चट्टानों का आंतरिक हिस्सा, विंध्यन जो शैल समूह होते हैं उसके किम्बरली चट्टानों के आंतरिक हिस्से में हीरा पाया जाता है, आपको ये याद रखना है। ओके, तो ये हो गई हमारी विंध्यन रेंज की चट्टानें। बलुआ पत्थर की अधिकता होती है। बलुआ पत्थर का यूज़ कहाँ किया जाता है? भवन निर्माण में किया जाता है। लाल बलुआ पत्थर जो होता है उसका निर्माण भवन निर्माण में किया जाता है, जैसे कि लाल किला, ग्वालियर दुर्ग, शेरशाह सूरी का मकबरा और जो है हमारा सांची का स्तूप, ये सब जो बनाए गए हैं वो लाल बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। ठीक है, अब हम आते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में बात करते हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानें, ठीक है, भारत के संदर्भ में बात करेंगे तो 95% जो है कोयला इन चट्टानों में पाया जाता है। ओके, ये जो है इनका निर्माण, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण जो है वो घाटियों में इकट्ठे किए गए अवसाद की वजह से होता है। जो नदियों के द्वारा घाटियों में जो अवसाद इकट्ठा किया गया ना, उससे गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। ठीक है, तो वैसे भी आपको पता है कि जो नदी घाटी है वहाँ सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है, और यहाँ ये कौन सी चट्टानें होती हैं? गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में, अब हम मध्य प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो है वह मोहपानी, पेंच घाटी, कान्हन घाटी, सोहागपुर, शहडोल, इस एरिया में कोयला बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, फिर आते हैं हम दक्कन ट्रैप की चट्टानों के बारे में बात करते हैं। दक्कन ट्रैप, ओके, दक्कन ट्रैप भारत का जो पश्चिमी भाग है वहाँ पर लावा का दरारी उद्भेदन हुआ, फैलकर एक भाग में लावा जम गया, जिसे कहते हैं दक्कन का पठार। ठीक है,
ये चट्टानें जो होती हैं बेसाल्टिक चट्टानें हैं। इसके टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये है हमारी दक्कन ट्रैप की चट्टानें। मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात कर लेते हैं। वैसे ये गुजरात महाराष्ट्र में है दक्कन ट्रैप का पठार, जो कि मालवा, मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है मालवा क्षेत्र, इसमें दक्कन ट्रैप की चट्टानों का विस्तार है। ओके, अभी हम मध्य प्रदेश में जब इसकी बात करते हैं तो इसमें 2 टाइप के श्रेणी हैं। एक है बाघ लमेटा श्रेणी और दूसरी है यहाँ पर जिसको मध्यवर्ती ट्रैप कहा जाता है। ठीक है, तो बाघ लमेटा श्रेणी जो है वो है नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में है, खासकर भेड़ा घाट जो है उसमें वहाँ है बाघ लमेटा श्रेणी। और जो मध्यवर्ती ट्रैप है वो है मालवा का पठार। ठीक है, ओके, ये हमारे हो गए आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कोडप्पा क्रम की चट्टानें, विंध्यन रेंज विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें और डेक्कन ट्रैप की चट्टानें। ठीक है, टर्सरी के बारे में हम बात कर लेते हैं। यह संपूर्ण भारत में जो है गोंडवाना लैंड जो है वह टूटकर बिखरने की वजह से टर्सरी शैल का निर्माण हुआ। ओके, ये मध्य प्रदेश में नर्मदा सोन घाटी का जो हिस्सा है वहाँ पर टर्सरी क्रम की कुछ चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, हमें ज़्यादा याद नहीं रखना है, हमें ये जो 6 प्रकार की चट्टानें हैं मध्य प्रदेश के क्रम में हमें याद रखना है कि आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कोडप्पा क्रम की चट्टानें। कोडप्पा क्रम की चट्टानों को मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है? कोडप्पा क्रम की चट्टानों का विस्तार पन्ना से लेके ग्वालियर तक है। ग्वालियर में विंझावर सीरीज़ कहा, पन्ना में विंझावर सीरीज़ कहा जाता है, ग्वालियर में ग्वालियर उपक्रम की चट्टानें कहा जाता है। ऐसी धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं उन्हें बालाघाट में चिपड़ी सीरीज़ कहा जाता है, छत्तीसगढ़ में सौसा सीरीज़ कहा जाता है और जबलपुर में साकोली सीरीज़ कहा जाता है। फिर आ जाती है हमारी विंध्यन रेंज जिनमें बलुआ पत्थर पाया जाता है और जिनके पन्ना में जिसमें हीरा पाया जाता है वो कौन सी रहती है? किम्बरली चट्टानें। ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें 95% कोयला इसमें ही पाया जाता है। अच्छा, कोयले के प्रकार कौन कौन से होते हैं? एंथ्रासाइट जो सबसे अच्छा कोयला होता है, बिटुमिनस, पीट और लिग्नाइट ये सबसे निचली श्रेणी का होता है। ठीक है, तो ये कोयला होता है। हमारे मध्य प्रदेश में एंथ्रासाइट तो नहीं पाया जाता क्योंकि एंथ्रासाइट भारत में भी जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है, जो कारगिल क्षेत्र है वहाँ पर एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है जो सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला होता है। फिर आते हैं हम डेक्कन क्रम की चट्टानों पे। ये है डेक्कन क्रम की चट्टानें। ये मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र में पाया जाता है। इसे लावा क्षेत्र भी कहा जाता है। काली मिट्टी का निर्माण इसी क्षेत्र में हुआ है, इसी लावा पठार से हुआ है, इसके अपरदन से। तो इस मालवा क्षेत्र में इसकी वजह से काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो आज हमने जो चर्चा की है वो भारत की भूगर्भिक चट्टानों के बारे में बात की है। भारत और मध्य प्रदेश दोनों के संदर्भ में मैंने बात की। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे और बताइएगा, तो मैं आपके लिए और अदर टॉपिक पर आपके लिए लेक्चर लेकर आती रहूँगी। ठीक है।